ऐश्वर्या भाटी, कोर्ट इस चीज को लगातार कहता रहा है कि वेयर इज सिविल कॉमन सिविल कोड, वेयर इज कॉमन सिविल कोड, आप क्यों नहीं इसे लागू करते हैं, क्यों इसके ऊपर एक कंसेंसस नहीं बनाते हैं। आज एक बार फिर से आप लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से एक बार फिर से इसको क्लियर कीजिए, जो मिसकंसेप्शन बनाने की इसके ऊपर कोशिश की जाती है। क्या अगर ऐसा कोई सेम कानून सब धर्मों के लिए आता है, क्या किसी तरीके की धार्मिक स्वतंत्रता में कोई ऐसा होगा कि उसमें हनन हो जाएगा? और दूसरा ये, अगर ये लागू हो जाता है तो इसमें क्या कुछ चेंजेस आएंगे, खासतौर से महिलाओं के राइट्स को लेकर के, मुस्लिम महिलाओं के राइट्स को लेकर के? देखिए सचिन जी, दो तीन बातें हैं। इस इशू को लेकर इतनी भ्रांतियां फैलाई गई है कि क्लैरिफाई करना अपफ्रंट बहुत ज़रूरी है। पहली बात तो यह है कि हमारे संविधान में जो रिलीजन को प्रैक्टिस और प्रोपोगेट करने के जो रिलीजियस राइट्स, कल्चरल राइट्स, एजुकेशनल राइट्स हैं, आर्टिकल 25 से आर्टिकल 30 के बीच में हैं और वो पूरी तरह सिक्योर्ड हैं, वो फंडामेंटल राइट्स हैं, उसमें किसी तरह के अमेंडमेंट का कोई बात नहीं है। दूसरी बात यह है कि एक तरह से यूनिफॉर्म सिविल कोड, मेरा स्ट्रांगली ऐसा मानना है कि ये एक टूल बन के रह गया है महिलाओं की राइट टू लिव विद डिग्निटी को पूरी तरह ऑप्रेस करके रखने के लिए। ये देखिए, अगर आज आप कॉमन उसमें देखें तो ये यूनिफॉर्म सिविल कोड अपने आप में खाली एक बहुत संकुचित एरिया में रह गया है। अदरवाइज बाकी जो सारी हमारी सिविल रिलेशंस हैं, जो हम नौकरी पे जाते हैं, काम करते हैं, बिजली, पानी, इनकम टैक्स, एडवोकेट्स एक्ट, डॉक्टर्स एक्ट, सब तरह के कानून बने हुए हैं और वो सारे कहीं धर्मों के आड़ में नहीं आते हैं, वो सारी आपकी सिविल रिलेशनशिप्स को ही गवर्न करते हैं। लेकिन जब महिलाओं को उनके अधिकारों को देने की बात आती है तो वो यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कह के और रोक दी जाती है, बंद कर दी जाती है। और एक बात मैं और आपको हाईलाइट करके बताऊं, देखिए हिंदू जो लॉ है वो भी कोडिफाई 1956 में हुआ है और 1956 में उसका कोडिफिकेशन हुआ। उससे पहले उसमें भी कई सारी परेशानियां थी। ऐसा नहीं है कि कुरीतियां उसमें नहीं थी, वो कुरीतियां कोडिफिकेशन से हटी गई और कई इस्लामिक कंट्रीज ऐसे हैं जहां पे ट्रिपल तलाक बैंड है आज की तारीख में। तो महिलाओं की राइट टू लिव विद डिग्निटी को देखना बहुत जरूरी है और ये भ्रांतियां फैलाना बिल्कुल बंद करना चाहिए। रिलीजियस राइट्स कहीं से भी बंद नहीं हो रहे, कहीं उनको खतरा भी नहीं आ रहा है। वो फंडामेंटल बेसिक स्ट्रक्चर है हमारे संविधान का और वो बहुत स्ट्रांगली एम्बेडेड है। लेकिन बेस्ट प्रैक्टिसेस अगर आके और सबके जो राइट टू लिव विद डिग्निटी अगर सिक्योर होती है कॉन्स्टिट्यूशनल पैरामीटर्स में, तो उसमें इन लोगों को भ्रांतियां फैलाने के बजाय लोगों को एजुकेट करना चाहिए कि आपके रिलीजन पे खतरा नहीं है, लेकिन ये लाना बहुत जरूरी है। लेकिन मोहम्मद अली खान साहब, फिर ऐसे कैसे ये माना जाए जब कोई रिलीजन फ्रीडम पर किसी तरीके का कोई खतरा नहीं है? यहाँ पर एक राइट से मिलते हैं और ये संविधान का डायरेक्टिव तक है कि एक देश एक कानून होना चाहिए। तो इसमें क्यों जब रिपोर्ट की बारी आती है तो कांग्रेस उसे दबा लेती है? क्यों तमाम रिपोर्ट से कहती है राइट टू लिव विद डिग्निटी तभी आएगा जब कॉमन सिविल कोड होगा महिलाओं के लिए? तो इसका मतलब तो यही माना जाए कि महिलाओं के राइट्स के लिए आप कहते कुछ और हैं, असल में तो उसके फेवर में आप है ही नहीं। सचिन जी, देखिए, मैं संबित जी ने कुछ पॉइंट्स मेक किए, पहले तो उनके जवाब में कुछ बोलना चाहूँगा। पहली बात तो ये, देखिए, कोई दो राय नहीं है कि औरतों का जो मानव अधिकार है, ख़ास तौर से जब कोई लोग इस ट्रिपल तलाक का दुरुपयोग करते हैं तो औरतों को ज़रूर कोर्ट से, अपनी सरकार से रिलीफ मिलना चाहिए, इंटरवेंशन होना चाहिए। बिल्कुल सही। जब इसका दुरुपयोग हो रहा है, जब किसी कानून का उल्लंघन हो रहा है या लोग किसी गलत नतीजे से वो इसका इस्तेमाल मोहम्मद खान साहब, व्हाई नॉट विद कॉमन सिविल कोड? संविधान बना, इसलिए हमारे फंडामेंटल राइट्स को प्राथमिकता दी जाती है अबव ऑल प्राइवेट लॉज। मगर दूसरी बात मैं आपको बताना चाहूँगा, अभी यहाँ पे एक तस्वीर पेंट करने की कोशिश की जा रही है कि कांग्रेस जो है औरतों के हक के खिलाफ है। ऐसी बात नहीं है। कौन लाया था स्पेशल मैरिज एक्ट? स्पेशल मैरिज एक्ट जो 1954 में बनी, वो कांग्रेस सरकार ही लाई थी। उससे आपको फ्रीडम मिल जाती है, आजादी मिल जाती है। अगर सारे क्रेडिट ले लीजिए खान साहब, मैं नहीं कह रहा आप सारा क्रेडिट ले लीजिए, लेकिन मगर उसे आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। इन तमाम रिपोर्ट्स को कैसे दरकिनार करेंगे जो ये कहती है महिलाओं की राइट्स के सीधे तौर पर जुड़े हुए हैं कॉमन सिविल कोड पे? एक बार फिर से अगर वो बहस उठी है, वो रिपोर्ट वो जस्टिस कह रहे हैं कि पहले दी जा चुकी है, लेकिन वो रिपोर्ट दबा ली गई। आप इसे क्यों नहीं मानते? सचिन जी, मैं समझ रहा हूँ आपका सवाल। सचिन जी, इस रिपोर्ट पे तो मैं कुछ कमेंट करना नहीं चाहूँगा। देखिए, अभी ये सरकार भाजपा की है, वो इस पे क्या कदम उठाते हैं ये देखना पड़ेगा और हम अप्रोप्रिएट फोरम में अपनी राय पेश करेंगे। मगर आपको मैंने पहले ही बोला, मानवाधिकार का उल्लंघन हो रहा है। हम लोग साफ साफ कहते हैं
कि प्राथमिकता संविधान को दीजिए, प्राथमिकता संविधान को दीजिए। मगर अगर आप यूनिफॉर्म सिविल कोड बना रहे हैं तो सारे दलों को, सारे ग्रुप्स को, सारे संगठनों को साथ लेके चलिए। जहाँ तक शाहबानों की बात है, देखिए जब भी भाजपा यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में चर्चा शुरू करती है, हमेशा शाहबानों का भूत सामने पेश कर देती है। शाहबानों को समझने की कोशिश कीजिए, उस समय के, उन वक्तों के कॉन्टेक्स्ट में जो उस वक्त परिस्थितियां थी। अगर हम मिसालें देने लगे, उदाहरण देने लग गए, तो कई मिसालें हैं जिसमें ये दिखाता है कि माफ कीजिएगा, मैंने यहाँ पर उस रिपोर्ट के ऊपर ही जो जस्टिस का बयान है उसके ऊपर ही शुभ रहा था। आपने कहा कि मैं उस पर कमेंट नहीं करूंगा, बाकी आप तमाम चीजों पर कमेंट करवा लीजिए। लेकिन बात कंसेंसस कैसे आएगी, तमाम दलों से बात कैसे होगी जब तक वो रिपोर्ट ही सामने नहीं आती? जो रिपोर्ट आप दबा लेते हैं और फिर उसके बाद कहते हैं कि नहीं ये होना चाहिए कंसेंसस। संबित बोलिए। आप रिपोर्ट, सचिन जी, हम कह रहे हैं कि रिपोर्ट पेश कर दीजिए पब्लिक डोमेन में, उस पर डिबेट कराइए। तो की थी ना, बात कर रहे हैं यार, एक सेकंड मैं बात करता हूँ, एक सेकंड। देखिए, जहाँ तक कंसेंसस की बात है, ये तो भारतीय जनता पार्टी कह ही रही है ऑन द फ्लोर ऑफ पार्लियामेंट। जो प्रीवियस हमारे लॉ मिनिस्टर थे रविशंकर प्रसाद जी ने, उन्होंने खुद कहा है कि टॉक्स विद ऑल द स्टेक होल्डर्स, ये रिटन स्टेटमेंट सबमिट है कि ऐसे ही हम यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं ले आएंगे, सबके साथ बातचीत करेंगे और द बेस्ट ट्रेडिशंस सबसे बोरो करने के बाद ही हम यूनिफॉर्म सिविल कोड रखेंगे, उसको आगे बढ़ाएंगे। आपने कंसेंसस नहीं किया, 2008 में आपके पास रिपोर्ट आई, आपके पास अगर कंसेंसस का रास्ता होता तो आपने उस पे क्या काम किया, ये आपने बताया नहीं। दूसरी बात आप देखिए, जिन लोगों का ये कहना है, जो मिसगिविंग्स है और जिस प्रकार की भ्रांति फैलाई गई है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड आने से किसी प्रकार से मुस्लिम धर्म प्रैक्टिस के ऊपर अब फर्क पड़ेगा, आप बताइए। यूनिफॉर्म क्रिमिनल कोड तो कंट्री में ऑलरेडी है। देखिए, क्रिमिनल कोड इन द सेंस कि अगर शरिया लॉ को देखा जाए, शरिया लॉ के अनुसार अगर कोई आदमी चोरी करता है तो हाथ काट दिया जा सकता है, और रेप करता है तो उसको स्टोन टू डेथ भी कर दिया जाता है। इसी प्रकार अनेक ऐसे लॉ है जिसमें सड़क पर लोगों को मार दिया जाता है, उसको तो बंद कर दिया गया, उसको तो हटा दिया गया, उसको आपने चेंज कर दिया, अमेंड कर दिया और उसमें यूनिफॉर्मिटी ला दिए। अरे ये मैरिज में, एडॉप्शन में, इनहेरिटेंस में, इसमें क्यों नहीं यूनिफॉर्मिटी है? इसमें अगर आप यूनिफॉर्मिटी लाते हैं तो कैसे आपके धर्म पे आड़ आ जाएगा, ये मुझे समझ नहीं पाता। और दूसरी बात, मैं आपको एक लिस्ट देता हूं कि वो कौन सी मुस्लिम कंट्रीज हैं जिसमें कि यूनिफॉर्म सिविल कोड है, जो शरिया लॉ को नहीं मानते हैं। इजिप्ट, सुदान, लेबनन, जॉर्डन, सीरिया, तुनिशिया, मोरक्को, अल्जीरिया, ईरान। बड़ी बात है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश में भी पॉलीगमी जो है, बहुत पत्नियां रखना, इसके ऊपर बड़ा स्ट्रिक्ट विजिलेंस है। और डाइवोर्स जो होता है केवल 3 बार तलाक कहने से नहीं होता है, वो आर्बिट्रेशन के थ्रू से होता है। आपको आर्बिट्रेशन के थ्रू से डिवोर्स के लिए जाना पड़ता है। तो उनके यहाँ तो इस्लाम खतरे में नहीं पड़ रहा है, हमारे यहाँ ऐसा क्यों? और लास्ट में 10 सेकंड में बता दूं, 1937 तक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का मेरे पास अंबेडकर जी का बयान है, 1937 तक तो हिंदू कोड बिल के माध्यम से ही, हिंदू लॉ के अनुसार ही मुस्लिम्स के कानून यहाँ चलते थे। तो उस समय तो कुछ प्रॉब्लम नहीं हुई। 37 से अब तक अनरिफॉर्म्ड है जो मुस्लिम लॉ है, तो स्वाभाविक रूप से इसको रिफॉर्म करने की आवश्यकता है। जैसे ऐश्वर्या जी ने सही बताया, 1956 में हिंदू बिल कोडिफाई हुआ, उससे पहले रूल था, मतलब उस समय था कि हिंदू मेन कुड मैरी एज मेनी वाइफ्स एज पॉसिबल, वो कितनी भी शादियां कर सकते थे, जैसे अभी इस्लाम में है कि 4 शादियां आप कर सकते थे, मगर 1956 में इस पर पाबंदी लगाई गई। तो इसी प्रकार अब क्यों नहीं? और ये याद रखिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब हिंदू कोड नहीं है, यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब है ड्रॉइंग from the best traditions from all religions। लेकिन जो हिंदुओं में अच्छा है, जब यहाँ पर सरकारें पहल करेगी, पॉलिटिकल विल होगी। ऐश्वर्या, वक्त मेरे पास इतना ही है, लेकिन मैं आपसे कमेंट नहीं ले पाया। संक्षिप्त में, कंक्लूड में आप क्या कहना चाहती है? दरअसल देखा जाए तो जो कोर इशू है, वो कोर इशू कंसेंसस है ही नहीं, वो कोर इशू एक पॉलिटिकल विल है, जो कि शायद फिलहाल नहीं है। सचिन जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, इसमें जान करके पॉलिटिक्स करी जा रही है, क्योंकि महिलाओं को दबा के रखने का ये एक बहुत अच्छा तरीका है, बहुत अच्छा टूल बन गया है। अब समय आ गया है कि देखिए, मुस्लिम महिलाएं खुद ये सवाल पूछ रही हैं कि जब आप निकाह के समय हमारा कंसेंट लेते हैं, कबूल है के बिना निकाह पूरा नहीं होता, तो तलाक के समय हमारे कंसेंट की जरूरत क्यों नहीं है? तो देखिए, और जबकि कॉन्ट्रैक्ट माना जाता है, तो अब ये समय आ गया है कि ये उजागर हो कि ये महिलाओं के ऑपरेशन का टूल बन के रह गया है और वो हटना चाहिए। अदरवाइज सिविल प्रोसीजरल कोड आज भी है, आपकी सारी सिविल रिलेशनशिप्स, उसके अलावा महिलाओं के रिलेशनशिप के अलावा बाकी सारी रिलेशनशिप्स आपकी कॉमन लॉ से गवर्न होती हैं। वहां आप ये नहीं कहते हैं कि हमारा धर्म आड़े आ रहा है, हमें अपना प्रोफेशन अपने धर्म के हिसाब से करने दीजिए। एक इंटेंशन तो दिखाई दिया, अब देखना यह है कि ये बहस
से आगे यहाँ से मामला कहाँ तक जाता है, रिपोर्ट मांगी गई है, रिपोर्ट कब सौंपी जाती है और उस पर कितनी जल्दी कंसेंसस बनाया जाता है, और क्या ये जल्द पॉसिबल होगा कि देश में एक देश एक संविधान के साथ एक कानून भी होगा। बहुत बहुत शुक्रिया संबित चर्चा में आने के लिए और इस बातचीत के लिए। खान साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, ऐश्वर्या आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।